हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो असेसमेंट की बात करेंगे उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू असेसमेंट ऑफ होम, असेसमेंट ऑफ एओपी एंड बीओआई। ठीक, असेसमेंट ऑफ एओपी। सर, जब हम लोगों ने पर्सन की डेफिनीशन देखी थी अंडर सेक्शन 231, तो उस समय 7 कैटेगरी के पर्सन आपने बताए थे। पहला इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, थर्ड एओपी बीओआई, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, हम इन्हीं पर्सन में से एक कैटेगरी है पर्सन की, दैट इज योर असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर, असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों में मुझे फर्क नहीं समझ में आता। आप पहले हमें इन दोनों वर्ड्स को क्लियर कर लीजिए, पक्की बात है ना। तो हमने क्या बोला, वर्ड यूज किया मैंने एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल नहीं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और जरा देखो ना, दिस इज नॉट अ सिंगुलर, दिस इज अ प्लूरल सेंटेंस। एसोसिएशन मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ हैंड्स बिटवीन टू और मोर पर्सन। यहां पर कम से कम 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल लोग मिलकर, इंडिविजुअल, जब हमने पर्सन की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें हमने इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई देखा था, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हाँ या ना, कंपनी। अब देखो, अगर मैं बात करूं एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, तो सर पर्सन का मतलब अब आप ना बताइए। ऑल दीज आर पर्सन, ऑल दीज आर पर्सन्स। अगर इसमें से कोई एचयूएफ, फर्म, एओपी मिल करके एक कॉम्बिनेशन या ज्वाइंट वर्क करते हैं, ज्वाइंट वर्क परफॉर्म या एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में केवल इंडिविजुअल 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 मिलकर के कई जब कोई एसोसिएशन या वर्क परफॉर्म करें तो उसको हम कहेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में नॉट ओनली इंडिविजुअल, देयर विल बी एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल फर्म, फर्म एचयूएफ, इंडिविजुअल कंपनी, वॉट एवर द केसेस. But in the case of body of individuals, only the individuals will be included in that. Other than individuals are not possible. अगर other than individual कोई आ गया तो that is not your body of individual, that will become your association of person. अच्छा सर, लेकिन association of person होता कब है? Association of person होता कब है? यानी वो कंपनी नहीं होगी, ये तो पक्की बात है, कंपनी नहीं होगी। और एचयूएफ क्या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है? एचयूएफ की अलग आइडेंटिटी है ना, सेपरेट टैक्स एंटिटी है, इंडिविजुअल अलग टैक्स एंटिटी है, लोकल अथॉरिटी अलग एंटिटी है, अलग है इसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब जो बाकी नहीं होंगे वो एओपी होगा। हाँ, अगर 2 या अधिक लोग मिलकर के एक कॉम्बिनेशन सेट करते हैं कोई वर्क परफॉर्म करने का, सो दैट दे कैन अर्न, सो दैट दे कैन अर्न, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस इनकम, उसको हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर, अगर 2, अच्छा सर इसको पहले बात बताइए, क्या ये वर्ड कहीं इनकम टैक्स में डिफाइंड नहीं है क्या? ना, ये वर्ड कहीं भी इनकम टैक्स में डिफाइंड नहीं है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में आपको 2 लाइनें डिफाइन की हैं और आगे आने वाली डेफिनेशन एओपी हमारी इसी सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड रहेगी। असेसमेंट इज सो सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएंगी।
Supreme Court has defined it as association of person means an association in which two or more person join in for a common purposes. The purpose must be a common or common action or to produce income. कोई भी हम कॉमन एक्शन करें, हम किसी के भी हैंडशेक साथ में हैंडशेक करें, the target must be the same and the ultimate object to earn the profit, to earn income, to produce income, profit or gain. That's it. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोल दिया कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो होता है जहां दो या अधिक लोग मिल करके कॉमन पर्पस के लिए ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उनके मिलने का मेन पर्पस होता है इनकम को प्रोड्यूस करना, प्रॉफिट या गेन को जनरेट करना. दैट्स इट. दैट इज द डेफिनेशन विच हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके. एंड एओपी में कंसिस्ट, एओपी मैंने अभी बताया, एओपी में केवल एओपी बीओआई में केवल इंडिविजुअल अगर आएंगे और कॉमन पर्पस के लिए साथ होते हैं तो सर वो पार्टनरशिप भी तो हो सकती है. लेकिन बेटा पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के साथ होती है. अगर दो या दो से अधिक लोग मिल करके कोई काम करते हैं और वहां पर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई नाम ना दिया जाए. अगर एग्रीमेंट है तो सर पार्टनरशिप है और अगर एग्रीमेंट ना हो तो क्या होगा? तो वो या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा या तो वो फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा. क्लियर? क्योंकि पार्टनरशिप का जब असेसमेंट हम लोग देख रहे थे या देखेंगे तो उसमें सेक्शन 184 की बात की गई है और उसमें साफ साफ कहा गया पार्टनरशिप को पार्टनरशिप फर्म एज सच असेस्ड करने के लिए जरूरी है दो कंडीशंस. पहला डीड होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए. इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्म एंड देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज डिफाइंड इन दैट. ओके. लेकिन यहां पर क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब बताया गया है मीन्स एन एसोसिएशन इन विच टू और मोर पर्संस ज्वाइन इन फॉर अ कॉमन पर्पसेस और कॉमन एक्शन टू प्रोड्यूस इनकम, प्रॉफिट और गेन. ओके. तो एओपी में इंडिविजुअल भी आ सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी उनके साथ ज्वाइन कर सकती है. क्या कोई पार्टनरशिप फर्म एओपी का हिस्सा बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है. क्या कोई एचयूएफ एओपी का हिस्सा बन सकती है? बिल्कुल. मैंने बोला ना, इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई पर्सन का दूसरा पार्ट शामिल हो गया हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में टू अर्न समथिंग तो वो एओपी का पार्ट बन जाएगा. और बीओआई में केवल इंडिविजुअल्स की बात करेंगे. दैट्स इट. In order to acquire the status of an association of person, the person must join in or for common purposes or action, and the object of the association must be to produce income. यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ज्वाइन इन होते हैं, कॉमन पर्पस के लिए होते हैं या कॉमन टारगेट्स होते हैं टू अर्न इनकम. यानी एक्शंस मस्ट बी देयर, परफॉर्मेंस मस्ट बी देयर. विदाउट हैविंग एनी एक्शन और परफॉर्मेंस इट कैन नॉट बी आर एओपी बीओआई. सर बात समझ में नहीं आई. विदाउट हैविंग एनी एक्शन और विदाउट हैविंग पर्पसेस टू अर्न प्रॉफिट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एओपी और बीओआई. सर कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, आपकी बातें हमें कंफ्यूज कर रही हैं. मुझे विरासत में प्रॉपर्टी मिली, मुझे और मेरे भाई को, दो लोगों को. ये प्रॉपर्टी है, हम दोनों ने इसका आधा हिस्सा मेरे पास, आधा मेरे भाई के पास. इज इट अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन? नो, क्योंकि हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं. चलो मारो गोली कॉन्ट्रैक्ट को. दिस इज द केस ऑफ को ओनरशिप. कोई हम लोग परफॉर्मेंस कर ही नहीं रहे ना, हम लोग कोई कॉमन एक्शन लिए ही नहीं. जब कॉमन एक्शन है नहीं, परफॉर्मेंस है नहीं बेटा,
तो वहां पर एओपी नहीं आएगा। दिस इज द केस ऑफ को ओनरशिप। क्लियर सर? हाँ सर, और कोई एग्जाम्पल दीजिए ना। इफ टू और मोर, ढंग से सुनेंगे, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और अच्छी तरह से ये आपको बता देगा इन 5 लाइनों में कि एओपी कब माने और कब ना माने। हावेवर, सेकंड पैरा, को ओनर, को हेयर्स और को लिगेटीज, को ओनर, को हेयर्स और को लिगेटीज डू नॉट कंस्टिट्यूट एन एओपी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द ज्वाइंट और कॉमन एसेट by reason only of their dual relationship, but if they write themselves with the objectives of earning income they constitute an AOP। अगर उन्होंने आपस में कुछ समझौता किया है रिटर्न में and they are working or they are performing according to that writing, that will be known as AOP। in order to constitute an AOP देयर मस्ट बी ज्वाइनिंग टुगेदर। एओपी मतलब मैं यहाँ पर बार बार बीओआई की भी बात कर रहा हूँ। एओपी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए वर्ड बीओआई से, तो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एओपी बट ऑल्सो फॉर बीओआई। टुगेदर इन अ कॉमन पर्पसेज और इन अ कॉमन एक्शन द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू प्रोड्यूस इनकम, प्रॉफिट एंड गेन। सर ये आप बार बार बता चुके हैं, बार बार इसको मत बोलिए। एग्जाम्पल, इफ 2 और मोर हेयर्स सक्सीडेड टू द शेयर्स इन अ कंपनी। हाँ, एक केस ये भी हो सकता है, एक बंदे के 3 बेटे, डेथ हो गई, तीनों में वो शेयर्स जो उसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा था, पैसा जो शेयर के फॉर्म में था इन्वेस्टमेंट, वो तीनों बेटों में आपस में बांट दिया गया। अब तीनों लोग उसके को ओनर बन गए, को हेयर्स बन गए। अब जो डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम आएगी कंपनियों से जहां पर उनके पिताजी ने इन्वेस्ट कर रखा था, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दीज को ओनर्स और को हेयर्स। आर दे परफॉर्मिंग लाइक एओपी और बीओआई? सर नहीं, अभी आपने बताया ना कि कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए और तो उस पर वो परफॉर्मेंस होना चाहिए और कुछ अर्निंग होना चाहिए। अर्निंग तो यहाँ पर हो रहा है लेकिन परफॉर्मेंस कुछ नहीं। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, अर्निंग तो कुछ है ही नहीं। अर्निंग तो है लेकिन परफॉर्मेंस तो कुछ है ही नहीं। परफॉर्मेंस कहाँ है, एक्शन कहाँ है? वो तो है जीरो। तो बेटा ये को ओनरशिप, को हेयर्स का केस हो गया। इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज एओपी और बीओआई। ओके, बट इन सच अ केस देयर वुड हैव बीन नो एक्ट ऑफ मैनेजमेंट डन बाय हेयर्स इन रिसीविंग द डिविडेंड और इंटरेस्ट। द मेयर कीपिंग ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी और डिपॉजिट बाय द हेयर्स इन देयर ज्वाइंट नेम एंड रिसीव्ड बाय देम ज्वाइंटली डू नॉट कंस्टिट्यूट एओपी बीओआई unless the association so called have done some act of performance, some operation together, okay, which have helped to produce the income in question। सर हो गया। अब AOP को आप ज़्यादा मत डिटेल में समझाइए, we understood it enough। AOP और BOI का मैंने डिफरेंस भी बता दिया। नेक्स्ट, डू नॉट इंक्लूड। ओ थोड़ी देर पहले मैं बोलते बोलते शांत हो गया था डू नॉट इंक्लूड में, अब थोड़ा उसको बोलने का वक्त आया है। इट डजंट इंक्लूड कंपनी, क्योंकि कंपनी के लिए सेपरेट टैक्स सिस्टम है। कंपनी के बारे में हम लोग असेसमेंट ऑफ कंपनी देखेंगे। वाइडली हेल्ड कंपनी क्या होती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। और कंपनी के लिए पूरा असेसमेंट अलग बना हुआ है। कंपनी को एओपी में मत शामिल करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी मत शामिल करना, उसके लिए भी अलग से सिस्टम बना हुआ है, उसके टैक्स रेट्स अलग दिए हुए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं ये नहीं बोलता कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट एन एओपी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एओपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एओपी है, लेकिन उसके लिए हमारे टैक्स में अलग से सेपरेट सिस्टम दिया हुआ है। हम लोग असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी देखेंगे, हम लोग असेसमेंट ऑफ कंपनीज भी देखेंगे। तो अगर असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेंगे तो अब ये बताओ क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी एओपी होती है? नहीं सर, नहीं, उसको अलग कर दीजिए क्योंकि उसके लिए सिस्टम अलग है। एओपी है, आई एम नॉट डिनाइंग इट दैट दिस इज नॉट अ केस ऑफ एओपी, बट इट इज नॉट टू बी assessed under the category of AOP or BOI. There are a system tax, a separate tax system। अच्छा, कंपनी अलग कर दी सर आपने, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग कर ली। अच्छा, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, क्या वो यहाँ आएगा? ना मुन्ना ना, उसके लिए भी हम लोग को सेक्शन 11 to 13 उसके लिए सेपरेट टैक्स सिस्टम बना हुआ है।
उसका असेसमेंट भी बिल्कुल अलग होता है। तो आप ना तो सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 में जाएंगे, ना तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएंगे, ना तो आप कंपनीज में जाएंगे, ना तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट में जाएंगे, ना तो आप ओरल ट्रस्ट में जाएंगे, और ना ही आप प्राइवेट ट्रस्ट में जाएंगे। और इसके लिए मैंने नोट्स आपको अलग से दे रखे हैं, ना तो ओरल ट्रस्ट, ना तो प्राइवेट ट्रस्ट, ना तो चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी शामिल नहीं है, कंपनी शामिल नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल नहीं है, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 शामिल नहीं है, प्राइवेट ट्रस्ट शामिल नहीं है, ओरल ट्रस्ट शामिल नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट शामिल नहीं है, पूरा दिया हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज BOI, okay, but separate rates are given under finance act. Registered society tax rates are of individual, देखा जाएगा। प्राइवेट ट्रस्ट सेक्शन 160, 161, 164 अलग से दिया हुआ है। चैरिटेबल ट्रस्ट 11 to 13 दिया हुआ है। ओरल ट्रस्ट सेक्शन 164 है, यानी इनके लिए अलग से टैक्स प्रोविजंस हैं फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग देम। तो उनको हम AOP BOI में स्टडी नहीं करने जा रहे हैं। हाँ भाई, टैक्स लाइबिलिटी कैसे आती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज द असेसमेंट ऑफ AOP एंड BOI। मैंने जो आपको चार्ट दिया हुआ है दैट इज मोर देन इनफ, ऑल द थिंग्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट एंड द चार्ट इज सो सिंपल। शेयर्स ऑफ members are unknown. Shares of members are known or defined. Okay. जो members का शेयर अगर AOP या BOI में है, if those shares are, shares का मतलब profit share ratio, are already known or defined, then we can say this will fall under the second one category. If it is not defined or in a written way, we can say that that particular AOP will fall under the category of 1. अच्छा, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। अगर अननोन है तो क्या होगा, और अगर नोन है तो क्या होगा? ये मेंबर्स हैं, ये AOP BOI के मेंबर्स हैं। अब चाहे इसमें कोई HUF हो, कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी हो, वॉट एवर द केसेस, हम उसके बीच में नहीं जा रहे। ये मेंबर्स हैं, अननोन है। अब हमें ये बताओ, हम किस रेट पर टैक्स लगा दें AOP के ऊपर? सर, क्या ऐसे केसेस में ये आप बोलना चाहते हैं कि AOP या BOI का जो टैक्स रेट होता है वो कहीं ना कहीं इनके शेयर्स के डिफाइंड होने या ना होने पर डिपेंड करता है? बिल्कुल सही समझे आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि मैंने लिखा ही इस तरह से है कि अगर हमें असेसमेंट करना हो AOP BOI का, देन उसके लिए हमें उन मेंबर्स की इनकम पर डिपेंड रहना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द प्रॉपर टैक्स रेट ऑफ AOP और BOI। सर, AOP BOI पर टैक्स रेट्स के लिए क्या हमें मेंबर्स की इनकम पर डिपेंड रहना पड़ेगा? मैंने फिर बोला हाँ, वो कैसे? अगर शेयर डिफाइन नहीं है इन लोगों का, तो पहला पॉइंट देखना, क्या इनमें से किसी भी मेंबर की इनकम पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से अधिक का टैक्स लगता है क्या? क्या इन मेंबर्स में से किसी भी मेंबर की इनकम पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR, as far as I think, this is your maximum marginal rate. सर, ऐसे कैसे आप बोलते हैं? जो मैक्सिमम टैक्स रेट है दैट इज 30% ना, प्लस 12% सरचार्ज ना, 12% ऑफ दिस वन। कैलकुलेटर तो मैं लाया नहीं बेटा, इसमें अगर आप 3% और जोड़ दें
ऑफ 33.9 जो भी है 3% ऑफ 30% प्लस 3.6% ऑफ 30%, जो भी आएगा वो आएगा आंसर आपका 34.608%. दिस इज योर मैक्सिमम मार्जिनल रेट फॉर असेसमेंट ईयर 16-17. क्लियर है? लास्ट ईयर यानी असेसमेंट ईयर 15-16 तक ये 33.99 था, 30% था प्लस 10% ऑफ 30 प्लस प्लस 3% ऑफ 33, ये कुछ था. हाँ, इन दोनों पर, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है. 30% आ जाएगा, 12% ऑफ 30% होगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का 3%. कुछ ये मिस्टेक हो रहा होगा, देख लेना. क्लियर है? तो कहने का मतलब दिस इज योर मैक्सिमम मार्जिनल रेट फॉर असेसमेंट ईयर 16-17, 34.608 इज योर मैक्सिमम मार्जिनल रेट. कैसे आएगा बता दिया. आफ्टर एडिंग द सरचार्ज ऑफ 12% ऑफ 30% as well as 3% of education cess and secondary and higher education cess on the tax rate of 30% as well as on the surcharge. Clear? तो अब मैं फिर वापस आ गया कि अगर ये पर्सन्स हैं जो एओपी का हिस्सा है, क्या इन मेंबर्स में से किसी मेंबर की इनकम मैक्सिमम मार्जिनल रेट से अधिक पर टैक्सेबल नहीं होती? एमएमआर से अधिक पर टैक्सेबिलिटी नहीं है किसी मेंबर की, सीधी सी बात है. तो इधर आ जाओ. एमएमआर से अधिक है किसी भी 1 या 2 या 3 मेंबर की इनकम, तो इधर आ जाओ. एमएमआर से अधिक नहीं टैक्सेबल है किसी बंदे की इनकम, तो इधर आ जाओ. 1 या अधिक बंदे की इनकम एमएमआर से अधिक टैक्सेबल है, तो इधर आ जाओ. देखा जाए. अगर इफ नो मेंबर इज charged to tax higher than MMR, तो टैक्स रेट ऑन AOP BOI वो हो जाएगा MMR. That's it. That's it. फुल फाइनल. सोचना नहीं है. टैक्स रेट क्या हो जाएगा? जो MMR है. लेकिन अगर किसी एक इफ 1 or more member are charged higher than MMR, हो सकता है 40%. टैक्स रेट्स हैं ना 40% के कंपनी वगैरह पे, तो वहां टैक्स रेट लगेगा सच हायर रेट. ओके, जो अधिक वाला टैक्स रेट है वो, यानी पूरे एओपी की इनकम पर उस अधिक वाले, गुनाह कोई एक करे भुगतेंगे सारे लोग. गुनाह कोई एक करे, किसी की इनकम सबसे अधिक होगी, सारे लोगों को अधिक रेट पर टैक्स देना पड़ेगा. सारे लोगों को मतलब एओपी को. तो सर एओपी में अभी तक आपने ये बताया कि अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले तो एओपी में मैंने यही बताया कि एओपी में इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, कंपनी भी आ सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी आ सकती हैं, जो हिंदू फैमिलीज भी आ सकती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी आ सकती हैं. फर्म और एओपी में फ़र्क क्या है? फर्म में प्रॉपर पार्टनरशिप डीड होती है, रिटेन होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइंड होता है. यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है. ये लोग मिल करके एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना सकते हैं, या कई इंडिविजुअल्स मिल करके एसोसिएशंस बना सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बना सकते हैं. लेकिन सबका पर्पस एक होना चाहिए, कॉमन पर्पस के लिए होना चाहिए, कॉमन एक्ट या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और सबका पर्पस
एक ही होना चाहिए कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे टू प्रोड्यूस इनकम। हम चैरिटेबल की बात नहीं कर रहे, हम प्रॉफिट अर्न करने की बात कर रहे हैं। तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। अब एओपीबीवाई पर टैक्स कैसे लगेगा? एओपीबीवाई पर टैक्स लगाने के लिए बोला गया कि हम दो पार्ट में बांटेंगे एओपीबीवाई को, और ये देखेंगे क्या मेंबर्स के शेयर्स डिफाइंड हैं या नहीं डिफाइंड हैं। अगर डिफाइंड नहीं है तो दो में से एक पर आओगे। अगर डिफाइंड नहीं है तो क्या ये बताओ किसी भी मेंबर की इनकम एमएमआर से अधिक पर टैक्सेबल नहीं है। मेंबर की इनकम एमआर से अधिक टैक्सेबल नहीं है, तो एओपी की इनकम भी एमएमआर पर ही टैक्सेबल हो जाएगी। एमएमआर से अधिक पर किसी की नहीं है, सबका 34.608 के अंदर है, तो इसकी भी इनकम, एओपी की भी इनकम एमएमआर पर टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर उनमें से किसी एक मेंबर की इनकम या दो या तीन मेंबर्स की इनकम एमएमआर से अधिक रेट पर टैक्सेबल है, तो ये अधिक रेट वाला टैक्स भी एओपी पर लग जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म, पैसा हजम। लेकिन अगर हम बात करें शेयर ऑफ मेंबर्स आर नोन, तो वहां पर दो पार्ट में आप बांटेंगे। फिर से सर बांटा तो किसी भी मेंबर की इनकम एमएमआर से अधिक नहीं है, या किसी भी मेंबर की इनकम एमआर से अधिक पर टैक्सेबल है। तो अब ये दो केसेस आ जाएंगे। इनको अगर आपने नोट कर रखा हो तो मैं इनको हटाने जा रहा हूं। तो सर अब आप यहां क्या बोलेंगे? इफ द शेयर्स ऑफ द मेंबर्स आर नोन, तो आप यहां है इफ no member is taxable higher than MMR, if one or more member is taxable higher than MMR, तो मैंने MMR का मतलब बताया 34.608, हाँ या ना। और अगर कोई भी मेंबर MMR से अधिक पर टैक्सेबल नहीं है, तो फिर से इनको दो पार्ट में तोड़ दो। फिर से जहां पर नोन है हम उसकी बात कर रहे हैं, जहां पर मेंबर्स के शेयरिंग नोन है। अच्छा, मेंबर्स का शेयर नोन है, पहले से ही मालूम है तुम्हें इतना, तुम्हें इतना, तुम्हें इतना, और किसी भी मेंबर की इनकम एमएमआर से अधिक पर टैक्सेबल नहीं है, यानी हाईएस्ट जो उसमें से है वो एमएमआर तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सारे गरीब हों। मेरी बात समझना, शेयर डिफाइंड है, अच्छी बात है, कुछ हरासमेंट कम करो, कुछ हार्श जो प्रोविजंस हैं उनको थोड़ा लिबरल करो, क्योंकि उनके जो रेशियोज हैं वो पहले से ही डिफाइंड है। यहाँ तो डिफाइंड नहीं था, तो हमने सीधे एमएमआर को मारा, सबको एक साथ लपेट लिए, सबको एक साथ मैंने टैक्स लगा दिया, रेट ज़्यादा लगा करके। लेकिन अगर हम बात करें एमएमआर से अधिक नहीं है किसी का, तो ये भी तो हो सकता है और भी गरीब हो भाई, उससे भी बिलो हो, जो हम सोच रहे हैं हायर है एमएमआर 34.608। अरे हो सकता है किसी की इनकम टैक्सेबल ही ना हो। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी इनकम 2.5 लाख से अधिक हो। 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं, अभी मैं उसको टैक्सेबिलिटी नहीं बताने जा रहा। कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसकी इनकम 2.5 लाख से अधिक हो। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है ही नहीं किसी भी बंदे की इनकम। और अगर किसी भी पर्सन की इनकम, जो हमारे मेंबर हैं उनमें से किसी की भी इनकम अगर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक नहीं है, तो बेटा क्या तुम ऐसा काम करोगे कि उनके ऊपर 34.608 पर टैक्स लगा दोगे? सर ऐसी क्या बात कर रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ करेंगे ना कि एओपी की इनकम पर भी नॉर्मल टैक्स रेट्स लग जाएं। यही तो आपने बोला, अगर किसी भी मेंबर की इनकम हायर देन एमएमआर नहीं है, और इफ नो मेंबर हैज इनकम more than maximum amount not chargeable to tax, यानी 2.5 लाख।
नो मेंबर हैज इनकम मोर देन मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी 2.5 लाख से अधिक नहीं है। तो इंडिविजुअल टैक्स रेट्स, अच्छा इसको हम नॉर्मल टैक्स रेट्स भी बोल सकते हैं, और मैंने इसमें वर्ड यूज किया हुआ है नॉर्मल टैक्स रेट या इंडिविजुअल टैक्स रेट्स के। लेकिन हो सकता है कि इफ वन और मोर मेंबर हैव इनकम एक्सीडिंग मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा सर, ये जो सेंटेंस होता है ना ये पूरा एक ही होता है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स यानी 2.5 लाख रुपए। अगर किसी एक या अधिक मेंबर्स की इनकम 2.5 लाख से अधिक हो जाए तो बेटा एमएमआर पर टैक्स लगा देना, इससे ज़्यादा तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ सर, यहाँ तो हमारे हाथ पैर बंध गए, जब वहाँ अननोन था तो मैक्सिमम एमएमआर था, तो यहाँ पर तो सारे गरीब हैं तो गरीबों वाला टैक्स यानी 2.5 लाख वाला टैक्स। हाँ, अगर उसमें से कुछ अमीर है तो थोड़ा अमीरी वाला टैक्स, उनसे ज़्यादा तो कर नहीं सकते, उनसे थोड़ा लिबरल ही रूल रहेगा। इसकी बात बता दीजिए सर, इसकी लास्ट पॉइंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप केवल कहानियाँ आगे समझनी है। मेन यही टॉपिक था कि असेसमेंट कैसे करते हैं। असेसमेंट के लिए आपको मैंने देखिए यहाँ सेक्शन लिखवाया होगा, सेक्शन 167 सेक्शन 167B क्लियर कट मैंने लिखवाया है। अच्छा सर, एक बात बताइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शेयर ऑफ मेंबर्स आर अननोन यानी नॉट नोन, नोन नहीं है, किसी भी मेंबर की इनकम मैक्सिमम मार्जिनल रेट से अधिक पर टैक्सेबल नहीं है तो एमएमआर, अगर है उसमें से किसी की तो सच हायर रेट। नोन की बात करते हैं, किसी भी मेंबर की इनकम एमएमआर से अधिक पर टैक्सेबल नहीं होती या होती है, अगर नहीं होती तो थोड़ा लिबरल हो जा, हो सकता है सारे गरीब हो, 2.5 लाख से कम पर हो तो इंडिविजुअल रेट्स लगा दो, लेकिन हो सकता है कि उसमें से किसी एक या दो मेंबर जो थोड़े अमीर हो और एमएमआर से अधिक ना हो तो एमएमआर वाला रेट पूरे आईओपी की इनकम पर लगा दो। लेकिन हो सकता है कि सारे एक या दो से अधिक ऐसे मेंबर हों एओपी में जिनकी इनकम एमएमआर से अधिक रेट पर टैक्स लगता है, तो इसके लिए 2 लाइनें याद रखनी है, थोड़ा इनकम को तोड़ना पड़ता है। To the extent of such members share in the total income of AOPBY such higher, to the extent of such members share, जो ऐसे अमीर बैठे हैं ना, जो इस रेट को भी क्रॉस कर गए, इन 5 में से 2 लोग ऐसे बैठे हैं जो इस 34.608 को भी क्रॉस कर गए, 34.608 उसको भी क्रॉस कर गए, उससे भी ऊपर की इनकम वो लोग अर्न करते हैं। अगर उससे भी ऊपर की अगर इनकम अर्न करते हैं ऐसे मेंबर, देखो ना मैंने कहा नोन है, नोन को थोड़ी लिबर्टी दो, अननोन में तो आपने मारा सीधे बोल दिया हायर रेट, लेकिन बेटा यहाँ और वहाँ में थोड़ा फर्क रखोगे ना, यहाँ थोड़ी लिबर्टी दोगे ना। किस तरह से देंगे सर, जितनी एओपी की इनकम में ऐसे करोड़पतियों का हिस्सा है जो हायर मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से भी अधिक रेट पर टैक्स देते हैं, ऐसे मेंबर्स के शेयर्स को निकालो और उस हायर रेट पर टैक्स, बेटा तू अपने घर में भी हायर रेट पर देता है एमएमआर से अधिक पर, यहाँ पर भी हायर रेट से दे दे, और बैलेंस जो बचा थोड़ा सा हार्शमेंट है एमएमआर पर दे दो। देखो कितना सिंपल, सिंपल सी स्टोरी जो यहाँ सेट रखनी है। अगर अननोन है शेयर मेंबर्स का, थोड़ा हार्श प्रोविजन है, नोन है थोड़ा लिबरल हो गया। अगर हार्श प्रोविजन है अननोन के केस में कि सब मेंबर्स को लाइन से बैठाओ, बोलो कि क्या तुम लोगों में से किसी की इनकम एमएमआर से अधिक पर टैक्सेबल होती है, सबने मुंडी हिलाई गर्दन हिलाई ना, तो लगा दो एमएमआर पर। हार्श प्रोविजन है एमएमआर यानी भले ही उसका वहाँ तक किसी का ना हो या सबका गरीब है, सब गरीब है, सब 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाले, किसी की भी इनकम 2.5 लाख से अधिक नहीं है, बावजूद इसके 34.608 पर टैक्स लग जाएगा, एमएमआर पर टैक्स लग जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने शेयर डिफाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया, करना चाहिए था ना। हाँ अच्छा, दूसरा हार्श प्रोविजन की बात कर रहे हैं, नॉट नोन, हो सकता है उसमें कुछ अमीर बैठे हायर देन एमएमआर पर टैक्स लगाते हैं,
तो लगा दो ना हायर, पूरे एओपी की इन पर हायर देने एमएमआर पर लगा दो ना, हायर रेट पर टैक्स लगा दो ना, कौन मना किया। और अगर नॉन है थोड़ी सी लिबर्टी देंगे, बिकॉज यू आर नाउ फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एक्ट। आप लोग थोड़े सभ्य हो, थोड़े अच्छे हो। अगर ये मेंबर्स मेरे यहाँ बैठे हैं और मैं पूछूंगा किसी की इनकम क्या एमएमआर से अधिक पर टैक्सेबल है, नहीं। किसी की क्या इनकम 2.5 लाख से अधिक टैक्सेबल है, नहीं। तो तुम लोग सब गरीब हो, हाँ, तो लगा दो गरीबों वाला रेट। पूछूंगा तुम लोग में से किसी की इनकम एमआर से तक है? क्या तुम लोगों में से किसी की इनकम 2.5 लाख से अधिक है? एमएमआर पर लगा दो। नॉन है, एमएमआर से अधिक किसी पर भी नहीं है, लेकिन 2.5 लाख से अधिक सबकी इनकम है, या किसी एक की इनकम है, 2 की इनकम है, तो एमएमआर पर लग जाएगा। अगर सारे गरीब हैं तो गरीबों वाला, कोई 1-2 अमीर है तो थोड़े अमीरी वाला। लेकिन नॉन में जो लास्ट है वो है इफ वन और मोर मेंबर इज चार्ज टू टैक्स हायर देन एमएमआर। उसमें से कुछ करोड़पति बैठे हुए, तो करोड़पतियों के बैठने के कारण कहा गया, रूल आपने फॉलो किया, डायरेक्ट हम हायर रेट नहीं लगा देंगे, सच हायर रेट। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो आपका हिस्सा यहाँ बनता है ना, करोड़पतियों, जो तुम लोग का हिस्सा एओपी बीओआई में बनता है ना, उस पर तो हम हायर रेट लगा देंगे। बाकी जो बचे हैं वो गरीब दिखते हैं, उन पर हम एमएमआर लगा देंगे। अब बोलो क्या दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं, दैट्स इट ना, हो जाएगा ना। चार्ट ये समझ में आया ना जो मैंने दिया है? बिल्कुल समझ में आ गया सर। एक चीज़ याद रखना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहानी अब स्टोरी बची। टैक्स रेट्स जो सबसे झंझट वाला काम था, दैट वाज द मोर झंझट वाला वर्क। एओपी या बीओआई जब भी अपनी इनकम का कैलकुलेशन करेंगे, उन्होंने अपने मेंबर्स को कोई इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या कोई भी रिमनरेशन दिया हो, 100% डिसअलाउड, 100% डिसअलाउड, सोचना मना है। अगर किसी एओपी या बीओआई ने अपने मेंबर्स को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, व्हाटएवर द नेम इज गिवन, इज डिसअलाउड इन द हैंड्स ऑफ द एओपी बीओआई। तो क्या सर, जिस तरह पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग बुक प्रॉफिट निकाल करके टैक्स निकालते थे, यहाँ पर नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रिमनरेशन अलाउड नहीं है, कोई रिमनरेशन अलाउड नहीं है। सर अगर कोई बंदा ना, कोई मेंबर पूरा रात दिन एक करके काम कर रहा हो, तो क्या हम उसको सैलरी नहीं देंगे? नहीं अलाउड है। एवन दो ही इज वर्किंग रियली on good faith of all the members and actively he is engaged, or one or more members are engaged in the work of the firm or AOPBOI, but the salary, bonus, commission, interest, remuneration is 100% disallowed. सोचना मना है। आप जेन्युइनली वर्क करोगे ना तो भी डिसअलाउड है ना, नहीं बात? सर ऐसा करते ना, जो एओपी का बिजनेस है ना, वो किसी मेंबर के घर पे चलता है, तो हम तो उसको रेंट देंगे, तो रेंट देंगे तो क्या वो अलाउड? अरे भाई, रेंट आप उसको नहीं देते, किसी दूसरे को देते। हम मेंबर्स के बिहाफ पर पेमेंट किए जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात हो रही है ना। अब मेंबर ही लैंडलॉर्ड है तो भाई उसको रेंट देना बनता है। हाँ, वो नहीं होता तो कोई और होता, उसको हमें रेंट देना पड़ता, वो अलाउड होगा। सर एक और केस हो सकता है ना कि अगर कोई इंडिविजुअल मेंबर है, उसने अपना प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किया हुआ है और वो मेंबर हमारी फर्म में एज अ प्रोप्राइटर है,
प्रोप्राइटर फर्म के बिहाफ पर हमारे यहाँ मेंबर है और हम उसको कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं। बेटा मैंने कहा कुछ भी मेंबर को दोगे, अब चाहे एचयूएफ को दो, फर्म को दो, कंपनी को दो, किसी को भी दो, हो तो मेंबर ना, उसको देने वाला इंटरेस्ट 100% डिसअलाउड होता है। बात खत्म, मेंबर्स की बात हो रही है, अब चाहे वो किसी भी फॉर्म या फॉर्मेट्स में हो। अच्छा सर एक और केस हो सकता है, बेटा बोलो। एक और केस हो सकता है कि 4 मेंबर थे, ठीक है, एक मेंबर को कहीं विदेश जाना पड़ा, ठीक है, ये 5वां एक आदमी इस 4th मेंबर के चक्कर में यहाँ पर आकर काम संभाल रहा है। मतलब ये चला गया बाहर और ये आकर के इन तीनों के साथ मिल करके इसका काम संभाल रहा है, इस मेंबर का। तो अब इन तीनों मेंबर्स ने क्या किया, फर्म ने, एओपी ने क्या किया, इस मेंबर को जो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन देना था वो इसको दे दिया, क्योंकि इसको तो दिया जाना था, इसको दे दिया। तो क्या वो अलाउड होगा? बेटा इसको दो या इसको दो, बात तो एक ही। ही इज़ नॉट अ मेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप कहोगे सर वो तो मेंबर को दिया ही नहीं गया। द अमाउंट गिवन टू दिस वन ठेंगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट्स टू दिस वन मेंबर। हाँ भाई, आप इसको दे रहे हो, इसको किस हैसियत से दे रहे हो? इसकी हैसियत से दे रहे हो। मीन्स वॉट एवर ही विल गेट, ही विल ट्रांसफर ऑल द सम्स टू दिस वन मेंबर। सर समझ में आ गई बात। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मेंबर होता है ना, तो उसको दिया गया रिमनरेशन भी मेंबर को दिया गया माना जाता है। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 40B ये बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 40BA ये बोल रहा है, BA। हाँ अच्छा सर आप ऐसे समझिए ना, ये 4 मेंबर थे, समझ गए। इसको हमने इंटरेस्ट दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया या कुछ भी दिया, लेकिन इसको नहीं दिया, देना इसको था। ही इज नॉट अ मेंबर। अच्छा समझ में आ गया। ही इज नॉट अ मेंबर, देना इसको था, ये किनारे है, दिया इसको गया। अब क्या मेंबर को दिया गया ये डिसअलाउड हो जाएगा? अरे सर आप ये ऐसी कैसी बात करते हैं, ये दोनों दोस्त होंगे, इसने बोल दिया होगा तू मेरा पैसा रख लेना। अब इसने कहा ठीक है, इसने मेंबर्स से पैसा मांगा और मेंबर्स ने कहा देख तेरा नहीं है, ये इसका है, ही इज नॉट अ मेंबर। तो क्या इसको भी डिसअलाउ करेंगे? सर कैसी बात करते हैं आप, डिसअलाउ कैसे करेंगे, कैसे डिसअलाउ करेंगे? क्योंकि इसको दिया जाने वाला पैसा मेंबर्स का पैसा नहीं है, और अगर इसको पैसा हम ना डायरेक्ट दे करके इसको दे रहे हैं तो इसका मतलब हम इसी को दे रहे हैं, ठेंगा को दे दो, ठेंगा को। डिसअलाउड नहीं होगा, दैट विल बी एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर। आप समझ में आ रही है ना बात? तो कोई किसी की रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे काम करता है, कोई किसी की रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम करता है, या तो कोई बाहरी आकर मेंबर्स की रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम करता है, या तो मेंबर्स किसी बाहरी के रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम करता है। नाउ यू हैव टू जज that whether the amount given to the members relates to the members or it is on behalf of the others, or whether the amount given to others are given on behalf of themselves or it is given on behalf of the members. Now we have to judge that, और उसी जजमेंट के हिसाब से हमको रिजल्ट निकालना है। फालतू में एक्सप्लेनेशन दी है सर, पढ़ लेना, हमें तो नहीं लगता कहीं दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। तो एक चीज़ तो सर पक्का हो गया कि आपने कसम खिलवा दी है कि कोई भी खर्चा होगा ना, सैलरी, बोनस, कमीशन मेंबर्स को देंगे, वो 100% डिसअलाउड होगी। और ये जो आपने 2-3 एक्सप्लेनेशंस बता दिए वो तो हमको समझ में आता है। और आपने एक चार्ट बनवा दिया था कि सर ये चार्ट है नॉट नोन और नोन वाला, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर अननोन है तो हार्श प्रोविजन है, या तो एमएमआर पर टैक्स लगेगा या हायर देन एमएमआर पर लगेगा, बस बात खत्म हो गई। हार्श प्रोविजन से नॉट नोन है, या तो एमएमआर पर लगेगा, या तो मोर देन एमएमआर पर लगेगा। एमएमआर पर कब लगेगा? जब किसी की भी इनकम एमएमआर से अधिक टैक्सेबल नहीं होती, जब किसी एक की इनकम एमएमआर या उससे अधिक पर टैक्सेबल हो जाती है, तो एमएमआर से अधिक पर टैक्सेबल है तो सच हायर रेट पर लग जाएगा किसी एक की। दूसरा नोन की बात है, थोड़ा लिबरल हो जाते हैं, नोन है और एमएमआर से अधिक पर किसी का टैक्स नहीं लगता, हो सकता है उससे भी ज़्यादा गरीब हो, किसी की भी अमाउंट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से अधिक नहीं है, तो लगा दो गरीबों वाला रेट, इंडिविजुअल वाला रेट 2.5 लाख वाला एओपी की इनकम पर।
और अगर उसमें से किसी की इनकम हायर 2.5 लाख से अधिक है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है, तो पूरे एओपी को फल भुगतना पड़ेगा। 34.608 पर टैक्स लगा दो एमएमआर पर। लेकिन अगर उसमें से कोई करोड़पति आ गया तो बेटा करोड़पति यानी कि हायर देन एमएमआर पर टैक्स लग गया, तो उतने शेयर जो उन मेंबर्स का शेयर होगा इस एओपी में, उतने शेयर को अलग करके उस पर सच हायर रेट लगा देंगे और बाकी पर एमएमआर लगा देंगे। क्लियर? अच्छा जी, हाँ। अब कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट। मैंने ये बोला कि नॉट डिफाइंड और डिफाइंड, ये कौन डिफाइन करेगा कि नॉट डिफाइंड शेयर और डिफाइंड शेयर्स? नॉट नोन और नोन कौन डिफाइन करेगा? ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल शेयर ऑफ मेंबर्स इन एओपी बीओआई शैल बी डीम्ड टू बी अननोन। ये मान लिया जाएगा कि अननोन है, ये मान लिया जाएगा कि ये अननोन है, शेयर्स आर अननोन। इफ सच शेयर्स आर अननोन at the time of formation of AOP BOI or at any time thereafter। अगर फर्म के AOP के फॉर्मेशन के समय शेयर डिफाइन नहीं था, मान लिया, या उस समय डिफाइन था, बीच में कभी अनडिफाइन हो गया, शुरू में डिफाइंड था या उसके बाद कभी डिफाइंड होने से रह गया चेंजेस होने के कारण, तो मान लिया जाएगा नॉट नोन। इसका उल्टा यानी हमेशा नोन कब होगा? जब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एट एनी देयर आफ्टर, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज डिफाइंड एट ऑल, एट नो पॉइंट इट वाज अनडिफाइंड। अब क्लियर है? हाँ सर। जब हम मेंबर्स का ये 2.5 लाख वाला हिसाब किताब लेते हैं ना, तो सर ये 2.5 लाख की इनकम में क्या जो मेंबर्स को फर्म एओपी बीओआई से मिल रहा है उसको जोड़ करके 2.5 लाख लेंगे? वो जो बैठे हैं सामने उनसे जब मैं पूछ रहा हूं, मैं एओपी बीओआई मैं पूछ रहा हूं क्या तुम्हारे में से किसी की इनकम 2.5 लाख से अधिक है, तो वो हाँ या ना किस अमाउंट पर बोले? जितना वो कमाते हैं इस इनकम को छोड़कर, या हमसे जो पाते हैं एओपी बीओआई वो भी अपनी इनकम में जोड़कर? मेरी बात समझ में आ गई होगी। छोड़कर बेटा, एओपी की इनकम को शामिल मत करना उसमें। मेरी वाली, मैं उनसे पूछता हूँ बताओ क्या तुम्हारे में से किसी एक की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक वाली है क्या? अगर वो हाँ या ना करते हैं इसका मतलब वो पहले तो एओपी और बीओआई वाली इनकम बिल्कुल किनारे कर देते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं हाँ, या उसके बाद वो बोलते हैं ना। दैट्स इट सर, समझ में आ गया। ये भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब भी वो लोग हाँ या ना में मुंडे हिलाते हैं ना, तो उसमें पहले तो एओपी बीओआई की इनकम को किनारे कर देते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की कैलकुलेशन से। ठीक है सर जी। सर ये तो आपने हमें बताया कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है, टैक्स लायबिलिटी या टैक्स रेट कौन से तय किए जाते हैं एओपी बीओआई में। एओपी बीओआई का तो टैक्स रेट आपने बता दिया। अब जरा यहां से जब टैक्स निकल गया सो निकल गया, अब ये इनकम बटेगी मेंबर्स इसीलिए हैं ताकि वो एओपी बीओआई की इनकम को आपस में बांट दो। अब उनके ऊपर टैक्स लगाना है, अब उनके ऊपर टैक्स लगाना है सर, उसका भी तो कोई सिस्टम बताइए ना। तो पहले तो यहां से इनकम निकालकर उनके में ले जाओ। तो हमारी फर्म है एओपी बीओआई, मैं एओपी बीओआई हूं, वो मेंबर्स हैं, वो अटैक करेंगे मेरे ऊपर अपनी अपनी इनकम निकालने के लिए। कैसे उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, दिस इज योर स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले एओपी बीओआई की टोटल इनकम निकालो। हम डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम की बात कर रहे हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। दिमाग में से अभी सारी चीज़ें निकाल लो, समझ में 2 मिनट बाद आएगा। मैं सबसे पहले अपनी इनकम निकालता हूँ, टोटल इनकम। टोटल इनकम कौन सी? सर रुक जाइए, स्टॉप। टोटल इनकम, विच वन टोटल इनकम? डिडक्शन सेक्शन 80 का देने के बाद या देने के पहले? अरे देने के पहले। बिफोर गिविंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, बिफोर गिविंग डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, तो वो 6A की डिडक्शन को किनारे करो। अभी उसको डिडक्शन को अपने में ना जोड़ो, यानी हम टोटल की बात कर रहे हैं। ये टोटल इनकम आ गई मेरी वाली फर्म की, एओपी बीओआई की। इसमें से माइनस कर दो जो जो इन लोगों को शेयर दिया है।
क्या किया है, शेयर दिया है। तुम्हारा इतना हिस्सा सैलरी बोनस, देखो ना सैलरी बोनस कमीशन दे ही रहे हैं, वो माइनस कर दो। अब मेरे हाथ में बचा क्या, सर बाबा जी कट लो ना बेटा, कुछ बचा होगा शेयर देने के बाद, मेंबर्स रिमनरेशन देने के बाद कुछ तो हाथ में बचा होगा। हमने 50 लाख कमाया, 50 लाख में इन लोगों को 10, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख बांट दिया रिमनरेशन के तौर पर, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन वो लेस कर दो। अब मेरे पास जो अमाउंट बचा वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। कौन सी इनकम, डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। अब इस डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम को बांट दो, इस डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम को बांट दो। सबके हाथ में इनकम चली गई, सबके हाथ में अपनी अपनी इनकम चली गई। अब उनका हिस्सा कितना, उनको जो डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम में से हिस्सा मिला वो प्लस जो रिमनरेशन मिला वो प्लस कर दो, टोटल आ गया। हाँ, उनका हिस्सा टोटल 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 टोटल। लेकिन हाँ, कभी कभी एक और केस हो सकता है, वो क्या सर, कभी कभी मेंबर जो होता है वो फर्म को यानी AOPBOI को इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट देने का काम करता है। हाँ सर, इंटरेस्ट कभी कभी फर्म पार्टनर्स को देती है और पार्टनर्स फर्म को देते हैं ड्राइंग वगैरह पर। फिलहाल जो वो देता है, हमने जो उसको दिया वो टोटल आ गया, उसने जो हमको दिया माइनस कर दो, पता चल जाएगा मेंबर का शेयर कितना, पता चल जाएगा मेंबर का शेयर कितना, पता चल जाएगा मेंबर का शेयर कितना, पता चल जाएगा। मैंने वर्ड बार बार यूज किया, मेंबर का शेयर कितना। 3 चीज़ें। पहला स्टेप, मेरे हाथ में जो टोटल इनकम आई बिफोर गिविंग डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, क्लियर। इन लोगों को जितना मैंने रिमनरेशन बांटा है बांट दो। ये आ गई डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, इस डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम को सब में बांट दो। उनको पहले से रिमनरेशन गया है और ये शेयर गया है, दोनों जोड़ लो, टोटल कितना मिला AOPBOI से उनका मालूम हो गया। लेकिन कभी कभी उन्होंने कुछ हमको भी दिया है, माइनस कर दो, पता चल जाएगा नेट तुमको कितना मिला, नेट तुमको कितना मिला, नेट तुमको कितना मिला, नेट तुमको कितना मिला। दिस इज नोन एज मेंबर्स शेयर। सर बिल्कुल क्लियर है मेंबर्स शेयर कैसे आएगा। अब जरा आगे की बात कर लेते हैं कि अगर मेंबर्स शेयर की बात, अच्छा सर एक केस और जो मुझे याद आ रहा है, किसी मेंबर ने फर्म को, किसी फर्म ने मेंबर को 10% इंटरेस्ट दिया, 10,000, डिसअलाउड है। मैंने शुरू में ही बोला वो डिसअलाउड है, वो डिसअलाउड है। फर्म ने मेंबर को दिया, डिसअलाउड। उसी मेंबर ने फर्म को 3,000 रुपए दिए। मैंने 10,000 दिए AOP ने, मेंबर ने फर्म को 3,000 दिए, तो 7,000 रुपए डिसअलाउड होगा नेट ऑफ इंटरेस्ट जितना मैंने दिया। मैंने दिया 10, उसने दिया 12, 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा फर्म के हाथ में। लॉजिकल पॉइंट, केवल मेंबर ने दिया टैक्सेबल हो जाएगा, लॉजिकल बात है। फर्म ने कुछ भी नहीं दिया। हमने मिस्टर X मेंबर को 10,000 दिया और मिस्टर Y मेंबर से 6,000 लिया, क्लियर है। मिस्टर X मेंबर को 10,000 का इंटरेस्ट दिया और Y से 4,000 रुपए लिए, 4,000 Y से लिए और 10,000 X को दिया, तो जो दिया वो 100% डिसअलाउड, पूरा टैक्सेबल, 10,000 का 10,000, और जो 4,000 मिला है वो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल, यानी पूरा 14,000 टैक्सेबल। कभी भी नेट ना कर लेना एक मेंबर का दूसरे मेंबर से, दूसरे मेंबर का पहले मेंबर से, ना बाबा ना, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि दो मेंबर्स की इनकम और एक्सपेंडिचर्स, यानी एक मेंबर को दिया है दूसरे मेंबर से लिया है तो नेट अमाउंट को टैक्सेबल कर दो ना। जो दिया है वो तो 100% डिसअलाउड है और जो लिया है वो 100% टैक्सेबल तो होगा ही होगा। ये भी लॉजिकल पॉइंट क्लियर हो गया। तो बेटा हमने अभी तक आपको बताया टैक्सेशन ऑन AOPBOI, कब हम लोग MMR पर टैक्स लगाते हैं नॉट नोन के केस में, कब हायर रेट पर लगाते हैं नॉट नोन के केस में। नोन के केस में कब हम लोग इंडिविजुअल टैक्स रेट लेते हैं, जब सारे गरीब हों, जब उसमें से एक या दो अमीर हो तो MMR पर लगा देते हैं, और जो हायर देन MMR वाले केस होते हैं तो उसमें जो मेंबर से शेयर उनका इनका हिस्सा होता है उन पर हायर लगा देते हैं, बाकी पर MMR लगा देते हैं। सर कंसेप्ट क्लियर है। मेंबर से शेयर कैसे डिफाइन करते हैं जरा वो देखो। तो मैंने कहा
क्योंकि मेंबर से शेयर कैलकुलेट करने का सिस्टम है और इस सिस्टम को आगे चल करके हमें काम करना है, यूज़ करना है, वो अभी हम थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। क्यों यूज़ करने हैं, कहाँ यूज़ करना है, अभी मैं बता रहा हूँ। मेंबर से शेयर, सबसे पहले एओपी की टोटल इनकम ले लो बिफोर गिविंग चैप्टर 6 है डिडक्शंस। उसमें आप माइनस कर दो जो जो मैं रिमंडरेशन बांट चुका हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, इस डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम को फिर बांट दो उनके शेयर के हिसाब से। हाँ, टोटल आ गया। कैसे, उनको जो गया है शेयर वो प्लस उनको जो रिमंडरेशन मिला है फर्म से वो टोटल आ गया। माइनस कर दो जो उन लोगों ने फर्म को दिया है इंटरेस्ट वगैरह, नेट आ गया। ये हो गया मेंबर का शेयर। अब मेंबर्स के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा बेटा, तुम लोगों के ऊपर भी टैक्स लगाना है, तुम लोगों को छोड़ना नहीं है। इस पर तो टैक्स लग गया, इस पर भी टैक्स लगना है। तो सर एक बात बताइए, जो आपने टैक्स दिया दोबारा टैक्स देंगे क्या? मैं बता रहा हूँ, उतने जिद पर और जल्दीबाजी मत ना हो। अब मेंबर्स की टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे? तीन रास्ते। पहला, अगर एओपी और बीओआई पर टैक्स लगा है किसी भी केस में, एमएमआर पर या हायर रेट पर, सर सब पर एमएमआर और हायर लगा, एक को छोड़कर जब सारे गरीब थे। हाँ, सब पर एमएमआर या उसके ऊपर लगा हायर जब सब गरीब थे उसको छोड़कर। अच्छा, तो अगर एओपी पर टैक्स लगा है एमएमआर या उससे ज्यादा पर, तो शेयर ऑफ मेंबर शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। ऑलरेडी बेटा हम इतना टैक्स दे चुके, हम एओपी बीओआई, कि अब तुम लोग को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। अच्छा, यानी जो मैंने मेंबर से शेयर दिया वो सब माफ उन, हाँ भाई, उनकी टोटल इनकम में शामिल ना करो। शेयर ऑफ मेंबर शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, बात खत्म। यानी हमने हायर रेट से टैक्स दे दिया, फिर से टैक्स दूं क्या? नहीं, मत दो, माफी दे दी ना। आपने ज़्यादा दे दिया तो अब इनसे कैसे गवर्नमेंट ले लेगी? नहीं ले पाएगी। पॉइंट नंबर 2। अच्छा, एक केस आया था इंडिविजुअल टैक्स रेट्स का। अगर ये टैक्स रेट्स हैं तो सर बात तो बनती है इससे कम टैक्स लिया गया है, इन लोगों से भी टैक्स ले लीजिए। जी हाँ, शेयर ऑफ मेंबर शैल बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। लेकिन 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 चूंकि इसने टैक्स दे दिया है, थोड़ा सा ही सही दिया तो है। एओपी बीओआई पर नॉर्मल टैक्स रेट लग रहा है, थोड़ा वाला गरीबों वाला टैक्स लग रहा है, लेकिन लगा तो है। यानी जो शेयर बांटा गया है, बटा तो है ऐसा इनकम जिस पर हम ऑलरेडी छोटा ही सही टैक्स दिए हैं। तो रिबेट ले लो तुम लोग रिबेट ले लो, और रिबेट दी जाती है अंडर सेक्शन 86। आपके सामने नीचे दिया हुआ है कैसे रिबेट मिलती है। द अमाउंट, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिबेट इज ऑलरेडी गिवन इन अ सिंपल फॉर्मूला। I'll explain that formula in a simple way later on. But right now we are just talking about the second one position. पहली पोजीशन, जब एओपी पर हायर या एमएमआर वाला टैक्स रेट लग गया तो छोड़ दो बेचारों को, ऑलरेडी इतना अमाउंट लग गया है टैक्स। इस अमाउंट पर फिर दोबारा टैक्स लगाओगे उन लोगों के ऊपर उसी अमाउंट पर जिस पर एओपी ने बड़ा वाला टैक्स रेट दिया ना बाबा ना। लेकिन अगर एओपी बीओआई ने ये वाला टैक्स रेट दिया है इंडिविजुअल वाला, तो ऑलरेडी दिया है, कम दिया है, गरीबों वाला दिया है, क्योंकि सब गरीब थे। देखो मेरी बात ढंग से सुनना, सब गरीब थे तभी तो ये रेट दिया है। और जब सब गरीब हैं तो यहाँ से जाएगी थोड़ी इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन उनसे टैक्स लूँ क्या? ऑलरेडी दिया है ना, टैक्स लोगे, हाँ लेंगे, लेकिन उनको रिबेट दे देंगे सेक्शन 86 में। और सर, इफ नो इनकम टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ एओपी बीओआई, अगर एओपी बीओआई की टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगा है तो ये शेयर उनके में जुड़ेगा तो, लेकिन रिबेट कहाँ से मिलेगा? जब हमने टैक्स नहीं दिया तो रिबेट कहाँ से? एक लाइन की बात सर समझ में आ गया ये तीनों पॉइंट। अगर हायर या एमएमआर दिया है तो कोई टैक्स नहीं लगना, इंडिविजुअल टैक्स रेट लगाया है तो जोड़ तो दो, लेकिन उनको रिबेट दे दो सेक्शन 86 में। इंडिविजुअल वाला भी नहीं लगा है तो रिबेट काहे का? सीधी सी बात है। रिबेट का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? टोटल इनकम ऑफ मेंबर, ये मेंबर को रिबेट लेनी है, उस मेंबर को रिबेट लेनी है, इस मेंबर को रिबेट लेनी है, पक्की बात है ना। ये मेंबर से रिबेट कैसे मांगेंगे? जब फर्म गरीबों वाला टैक्स देगी और ये गरीब होंगे तो ये लोग रिबेट मांगेंगे। रिबेट कैसे मांगेंगे? इनकी टोटल इनकम,
ठीक, टोटल इनकम, उसमें एओपी बीओआई की भी इनकम जोड़ दो। इतनी टोटल इनकम में मेरा तुम्हारा अपना, तुम्हारे पास जो मेरा यानी तुम्हारा अपना और एओपी बीओआई वाला जोड़ कर इतने पर तुम्हारा मेंबर्स शेयर ऊपर जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, उनको सब में बांट दो और उनका प्लस रिमनरेशन माइनस इंटरेस्ट पेड याद आया होगा। तो उतनी टोटल इनकम में जो तुम्हारे पास गया है टोटल इनकम में, जिसमें एओपी का भी हिस्सा और तुम्हारा अपना वाला इधर उधर वाला जो बाहर से कमाते हो, टोटल इनकम में एओपी का कितना हिस्सा, मेंबर्स का शेयर, इतने हिस्से में एओपी का हिस्सा इतना जो मेंबर का शेयर बना, तो इतने टैक्स में जो तुम्हारा पेमेंट आ रहा है, इतने में इतना हिस्सा, तो तुम्हारे टोटल टैक्स के पेमेंट में कितना हिस्सा। सब सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, ऐसे समझो, मैंने जो तुम्हें दिया वो तुम्हारा, तुमने जो कहीं और से कमाया वो भी तुम्हारा, उस टोटल हिस्से में मेरा वाला हिस्सा कितना मेंबर से शेयर जो ऊपर बताया था, हाँ, उस टोटल हिस्से में मेरा वाला इतना हिस्सा, तो उस टोटल हिस्से पर अगर इतना टैक्स तो तुम्हारे वाले हिस्से पर कितना टैक्स। तो इसका मतलब वो टैक्स जो तुम्हारे वाले हिस्से पर जो हमसे मिला है वो हम ऑलरेडी इंडिविजुअल वाला दे चुके हैं। हाँ, माफ कर दो, रिबेट दे दो, प्रोपोर्शनेट, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट। अच्छा, टैक्स पेबल बाय मेंबर्स विदाउट एजुकेशन सेस मल्टीप्लाइड बाय मेंबर्स शेयर इन एओपी बीओआई अंडर सेक्शन 67A एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी और बीओआई। लास्ट असेसमेंट। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। टुडे वी आर जस्ट टॉकिंग only and only theoretical portion of this one chapter and I hope so कि थ्योरी एक बार अगर समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल में सर दिक्कत नहीं आती। न्यूमेरिकल तो केवल उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन केवल टैक्सेशन में होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये तो पक्का मान लो। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, असेसमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एन एओपी। अगर असेसमेंट डिसोल्यूशन होता है एओपी का तो क्या होगा, किस तरह से लायबिलिटीज़ आएंगी, किस तरह से हम टैक्स वसूलेंगे। पढ़ देता हूँ, सिंपल पॉइंट है, जैसे जानते हो वैसे सही जानते हो, हमको इस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कई बार तुम लोगों ने इस चीज़ को देखा भी होगा। Where any business or profession carried on by an AOP or BOI has been discontinued or an AOP is dissolved, the assessing officer shall make an assessment of the total income of AOP as if no such discontinuance or dissolution had takes place, and all the provisions of this act, including the provision relating to the levy of penalty or any other sum chargeable under the provisions of the act shall apply. अगर एओपी बीओआई डिसॉल्व हो गया है या खत्म हो चुका है तो असेसिंग ऑफिसर ये मानते हुए नहीं खत्म हुआ, सारे मेंबर वही हो जाओ पहले थे, चल रहा था ना, मान लो चल रहा है, टैक्स लगाओ, टैक्स के साथ अगर इंटरेस्ट पेनाल्टी कोई बनती है तो वो भी जोड़ दो, बात खत्म। असेसिंग ऑफिसर अपना काम करेगा ये मानते हुए कि डिसकंटिन्यू हुआ ही नहीं है, हो तो गया है लेकिन वो मानते हुए टैक्स कैलकुलेट करेगा जैसे डिसकंटिन्यू हुआ ही नहीं, वो इस तरह से इंटरेस्ट पेनाल्टी और फाइन जोड़ेगा जैसे कि डिसकंटिन्यूमेंस हुआ ही नहीं। एवरी पर्सन हु वॉज एट द टाइम ऑफ सच डिसकंटिन्यूएंस, इस डिसकंटिन्यूएंस के समय जो मेंबर था उस फर्म में, और डिसोल्यूशन अ मेंबर ऑफ द एओपी एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी सच पर्सन हु इज डिसीज्ड शैल ज्वाइंटली एंड सेवरली बी लायबल फॉर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेनाल्टी। और अब अलग अलग या इकट्ठे सारे लोग ज्वाइंटली और सेवरली लायबल है। Where such discontinuance or dissolution takes place after any proceeding in respect of an assessment year have commenced, the proceeding may be continued against the members from the stage at which the proceeding stood at the time of फलाने दिमाग का नॉर्मल चीज़ है, बात की बात है। फिलहाल होप सो सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। चैप्टर बहुत छोटा था, बहुत सिंपल था और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बेटा आज तो आ गया, अगर आपने इस चैप्टर का रिपीटिशन यानी कि रिवीजन नहीं किया विद इन 5 to 6 डेज के डिफरेंस और इंटरवल में, तो आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा भारी भी पड़ेगा। थैंक यू।